हाँ, कारखाना अधिनियम फैक्ट्रीज एक्ट 1948 अब है कि इसका कैसे कैसे आया, तो हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ में जाएंगे, थोड़ा बैक जाएंगे। हमारे यहाँ 1851 से औद्योगिक क्रांति माना जाता है। औद्योगिक क्रांति क्या है कि किसी भी देश में पहला बृहद पैमाने का उद्योग, लार्ज स्केल इंडस्ट्री का एस्टेब्लिशमेंट ही उस देश की औद्योगिक क्रांति माना जाता है। तो भारत में 1851 में पहला लार्ज स्केल इंडस्ट्री के रूप में कॉटन टेक्सटाइल्स मिल बैठाया गया। ये बैठाया गया रामपुरवा, वेस्ट बंगाल। लेकिन कॉटन टेक्सटाइल्स की खूबी होता है कि वहाँ जो टेम्परेचर होना चाहिए वह 15 से 25 डिग्री होना चाहिए थ्रू आउट द ईयर। अगर इससे कम हो या ज़्यादा हो तो कम अगर टेम्परेचर होगा तो धागा मोटा होगा, ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो धागा टूटेगा। तो ये जो रामपुरवा वेस्ट बंगाल में बैठा था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, और उसके बाद जो है ये बॉम्बे में जो बैठा, जो आजकल मुंबई कहलाता है, तो यहाँ ये सक्सेस हो गया, यहाँ सफल हो गया। तो अब क्या था कि धीरे धीरे दिन प्रतिदिन कॉटन टेक्सटाइल्स मिल की संख्या बढ़ने लगी। अब थोड़ा सा इंडियन सिनेरियो का स्टडी कर लें। ये भारत में कॉटन टेक्सटाइल्स के लिए या कोई भी ऐसे हम लोग सामान्य रूप में देखें कि कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं तो उसमें एक होता है कांस्टेंट कॉस्ट और दूसरा होता है वेरिएबल कॉस्ट। स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत। परिवर्तनशील लागत में दो मुख्य लागत होता है, एक रॉ मटेरियल कच्चा माल, और दूसरा होता है वेज, मजदूरी। तो जो कॉटन टेक्सटाइल्स प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट के रूप में हम लोग कॉटन टेक्सटाइल्स अगर रख दें तो यहां देखेंगे कि रॉ मटेरियल के रूप में चाहिए हमको कॉटन, कपास चाहिए। तो भारत में उस समय जो बॉम्बे में बैठा था कारखाना, उसको रॉ मटेरियल देने वाले आपका पंजाब का एरिया था, सिंध प्रांत का एरिया था, गुजरात का एरिया था, महाराष्ट्र का एरिया था, कुछ उसमें राजस्थान के एरिया थे। ये जो है वो ह्यूज प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन है, ये एरिया था। यानी यहाँ कपास की बहुत ज़्यादा पैदावार होती है। तो रिजल्ट ये था कि हमारे यहाँ कॉटन का जो प्राइस होता था वो भी बहुत सस्ता होता था, बहुत चीप होता था, सस्ता होता था। इसलिए ये हर साल ये एक तरह का फसल है और हर साल उपजता है, और उस समय कपास को रखने के लिए उतने गोदाम की व्यवस्था नहीं थी किसान के पास, तो वो जल्दी से जल्दी उसको बेचने में ज़्यादा विश्वास करता था। स्टोरेज कैपेसिटी नहीं थी, तो चाहता था कि हम बेच करके कुछ पैसा वापस ले लें, और नहीं तो अगर सड़ जाएगा तो सारा प्रॉब्लम हो जाएगा, पूरा हमारा लागत बर्बाद हो जाएगा। दूसरी तरफ कि परमानेंट एम्प्लॉयमेंट लोगों के पास नहीं थी, और ये जो कॉटन टेक्सटाइल्स मिल है, यहाँ जो एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है वो सालों भर का एम्प्लॉयमेंट है, इसलिए कि सालों भर चलने वाला मिल है। तो वैसी स्थिति में ये श्रमिक जो है वह कम मजदूरी पर सालों भर काम करने के लालच में वो नौकरी करते थे। तो ओवरऑल क्या था कि वेज का अमाउंट भी कम था
अमाउंट भी पुअर था, लो था, और दूसरी तरफ आवर्स ऑफ वर्क जो है वो लंबा होता था। कार्य के घंटे जो है वह अधिक होते थे। इसको ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि अगर हम 16 घंटा लेकर के 16 घंटा काम ले रहे हैं एक दिन में पर डे, और उसको 160 रुपया दे रहे हैं, और दूसरा एक हो गया कि हमको 8 घंटा ले रहे हैं और 160 रुपया दे रहे हैं, तो यहाँ जो है 16 घंटा में 160 रुपया यानी कि 10 रुपया पर आवर हो गया, और यहाँ चूंकि 8 घंटा में 160 दे रहे हैं तो यहाँ यही चीज 20 रुपया पर आवर हो गया। तो अगर पर आवर देखें तो एक तो मजदूरी का राशि कम और दूसरा आवर्स ऑफ वर्क अधिक था, जिसके चलते जो है ये वेज भी बहुत चीप होता था, बहुत सस्ता होता था। इसका रिजल्ट क्या था कि हमारा कॉटन टेक्सटाइल्स का जो प्राइस होता था, प्राइस ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स वो बहुत सस्ता होता था, कम होता था। उस समय ब्रिटेन के हम लोग गुलाम थे, कॉलोनियल थे, उपनिवेश थे ब्रिटिश के, और ब्रिटेन में लंकाशायर जो था वह सबसे ज्यादा पॉपुलर, लंकाशायर वो बहुत ज्यादा फेमस कॉटन टेक्सटाइल्स मैन्युफैक्चरर था। हमने लंकाशायर को चैलेंज कर दिया, इसलिए ये हमारा कपास का कीमत कम, हमारे यहाँ वेज कम, आवर्स ऑफ वर्क लंबा। रिजल्ट था कि हमारे जो सूती वस्त्र होते थे, कॉटन टेक्सटाइल्स होते थे, वो बहुत ज्यादा सस्ता होते थे, बहुत चीप होते थे। तो हमने चैलेंज दे दिया लंकाशायर पे कॉटन टेक्सटाइल्स मैन्युफैक्चरर को। अब यह चीज जो है वह ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए ठीक नहीं थी। तो ब्रिटिश जो मैंने वहां लंकाशायर के कॉटन टेक्सटाइल्स के जो एम्प्लॉयर थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट पर दबाव डाले कि आप भारत के कॉटन टेक्सटाइल्स की प्राइस को बढ़ाइए, नहीं तो कंपटीशन के युग में इंडिया का कॉटन टेक्सटाइल्स बिकने के बाद ही लंकाशायर का कॉटन टेक्सटाइल्स बिक पाएगा, क्योंकि इंडियन कॉटन टेक्सटाइल्स का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है, जिसके चलते उसका डिमांड ज़्यादा हो रहा है, और वो जब बिक जाएगा तब यहाँ होगा। तो इसका रिजल्ट ये होगा कि लंकाशायर के सारे कॉटन टेक्सटाइल्स मिल बंद हो जाएंगे। अब सरकार पर दबाव पड़ा, तो 1851 से लेकर के और 1872-73 आते आते हम लोगों ने चैलेंज दे दिया था, और उसमें मेन था कि प्राइस। अब कोई भी हम कमोडिटी को परचेज करते हैं, कोई भी चीज खरीदते हैं तो दो चीज देखते हैं, एक क्वालिटी और दूसरा प्राइस। तो प्राइस हमारा लंकाशायर के कॉटन टेक्सटाइल्स की अपेक्षा बहुत कम था। अब आ गया क्वालिटी, तो क्वालिटी में भी हम लोग कंप्रोमाइज नहीं किए थे। जो मशीन लंकाशायर में था, जिस मशीन से लंकाशायर में बनाया जाता था, वही मशीन यहाँ भी इंस्टॉल था। और इंडियन स्किल लेबर जो है वो ज्यादातर स्किल्ड होते थे उस समय थे, क्योंकि ढाका का मलमल जो है विश्व प्रसिद्ध था। यानी कि यहाँ के जो बुनकर लोग थे वो बहुत स्किल्ड थे, और वहाँ अगर इंडस्ट्री में, कारखाना में भी गए जो भी श्रमिक, वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा स्किल्ड हो गए। तो मशीन की क्वालिटी और इनकी स्किल क्वालिटी को भी मेंटेन रखा। तो क्वालिटी जब वही है और प्राइस जब कम है, तो आदमी कम प्राइस वाला को कंज्यूम करेगा, परचेज करेगा, खरीदेगा। तो यही कारण था। तो अब जब दबाव पड़ा लंकाशायर के एम्प्लॉयर का, यहाँ के एम्प्लॉयर का दबाव पड़ा ब्रिटिश गवर्नमेंट पर, एम्प्लॉयर्स जो है वो दबाव डाले ब्रिटिश गवर्नमेंट पर, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइड की कि ठीक है, हम इंडियन कॉटन टेक्सटाइल्स के प्राइस को हाई करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम कोई स्टेप लेंगे।
तो 1875 में, इन द ईयर 1875, 1875 में बॉम्बे में फैक्ट्री कमीशन का गठन किया गया। कारखाना आयोग का गठन किया गया और ये अपना रिपोर्ट दिया। इसके रिपोर्ट के बाद 1881 में 1881 में इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट पारित कर दिया गया। भारतीय कारखाना अधिनियम को पारित किया गया और इसमें बालक के एज को लिमिट किया गया और उसके कार्य के आवर्स को क्लियर किया गया और कुछ जो बिलो थे उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया। यानी कि महिला का कोई प्रावधान नहीं, एडल्ट के लिए कोई प्रावधान नहीं, केवल बालक पर कॉन्सेंट्रेट था कि यह कानून। इसी समय 1875 में ही एसएस बंगाली, सोराब जी सुपार जी बंगाली, जो फैक्ट्री कारखाना में जो महिला और बालक नियोजित थे, उनके कार्य की दशा में सुधार लाने के लिए आंदोलन प्रारंभ किया और उसी साल 1875 में ही एनएम लोखंडे, नारायण जी मेघा जी लोखंडे, वह भी जनरल सामान्य वर्कर के कार्य की दशा में सुधार लाने के लिए एक मीटिंग किए, एक ज्ञापन प्रारूपित किए, श्रमिकों का हस्ताक्षर कराए और तत्कालीन भारत सचिव को सौंप दिया। अब लगा, इंडियन वर्कर को लगा कि ये एनएम लोखंडे का जो प्रयास है उसी के कारण कारखाना अधिनियम पारित हुआ है और वो सेम 1875 में ही एसएस बंगाली और एनएम लोखंडे, एसएस बंगाली और एनएम लोखंडे ये अपना प्रयास किए थे। अब 1881 में जैसे कारखाना अधिनियम आया तो यहाँ के श्रमिक में एक भ्रम फैल गया कि इनके प्रयास से हुआ है। फिर से इनके द्वारा मीटिंग कंडक्ट कराया गया 1884 में और फिर से ज्ञापन सौंपा गया कि आप इस जो कानून है उसको और बेहतर, श्रमिक के कार्य की दशा को और बेहतर बनाने के लिए आप और प्रयास कीजिए। अब एक चीज यहाँ जानना होगा कि ये आवर्स ऑफ वर्क जो भारत में होते थे, कारखाना में जो एडल्ट वर्कर होते थे, उनके आवर्स ऑफ वर्क मानिए कि 16 घंटा है, 16 घंटा एक दिन में। तो एक दिन में 16 से 18 घंटा तक होता था। अगर कोई आदमी एक दिन में 16 से 18 घंटा काम कर ले तो फिर से 6 से 8 घंटा बाद वह फिर से 16 से 18 घंटा काम करने लायक नहीं रहेगा। तो क्या करता था एम्प्लॉयर कि 16 से 18 घंटा एक वर्कर को लिया, फिर से ये जैसे इंड हुआ तो उसके बाद बी को बुला लिया 16 से 18 घंटा, तो फिर से ये 16 से 18 घंटा तक रेस्ट ले लिया ये, तो फिर से ए को बुला लिया 16 से 18 घंटा के बाद, फिर से ये बी रेस्ट ले लिया, अब बी को बुला लिया। तो इस तरह से ए बी करके 16 से 18 घंटा काम लेता था। इसको कहा जाता था बदली वर्कर, ये कहलाते थे बदली वर्कर। इससे हमको ये क्लियर हो जाएगा कि वेज तो एक कम, वेज का अमाउंट कम और आवर्स ऑफ वर्क लंबा, तो ओवरऑल जो है पर यूनिट जो लेबर कॉस्ट है वो बहुत कम होता था। तो लेबर कॉस्ट बहुत कम होने के कारण और रॉ मटेरियल पर्याप्त मात्रा में होने के कारण रॉ मटेरियल को किसान जो है किसी तरह बेच देना चाहते थे, क्योंकि उनके पास रखने की कोई व्यवस्था नहीं होती थी। तो एक तो रॉ मटेरियल कम और दूसरी तरफ लेबर कॉस्ट कम, ओवरऑल हमारा कॉटन टेक्सटाइल्स का प्राइस कम। अब जब आया कुछ समय के बाद जब दबाव पड़ा तो इसको घटा करके 12 घंटा कर दिया गया।
कि ठीक है 12 घंटा काम लिया जाएगा। अब क्या था कि कोई भी वर्कर अगर 6 बजे सुबह से 6 बजे शाम तक काम कर रहा है, 12 घंटा काम कर रहा है, तो उस समय उतना कम्युनिकेशन या ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं होती थी। तो 6 बजे कारखाना में काम प्रारंभ करने के लिए उसको लगभग 1-1.5 घंटा पहले, यानी कि मानिए कि लेटेस्ट बाय 4:30 वह निकल जाता था सुबह। अब काम करने के बाद थोड़ा थका, कुछ आराम किया, कुछ बाजार किया, और पहुंचते पहुंचते 8 बजे 9 बजे के बीच में वो आता था। तो जो वर्कर इस ड्यूटी में थे, जो इसी तरह रात में 6 बजे शाम से जो आते थे और 6 बजे सुबह तक करते थे, उनकी बात नहीं। लेकिन ये जो 6 बजे सुबह काम करने जा रहे हैं, 4:30 बजे जा रहे हैं, और 6 बजे शाम को जब काम समाप्त करते हैं तो 8-9 बजे आते हैं। अगर इनके छोटे बच्चे हैं तो जब वो 4:30 बजे जा रहे हैं तो उनके बच्चे सोए हुए, और फिर से 8-9 बजे जब रात में वापस हो रहे हैं तो फिर से बच्चे सोए हुए। यानी कि ये दिन भर बच्चा से नहीं मिले, और रात में जब आए तो बच्चा सोया हुआ था, और जब गए तभी भी सोया हुआ था। तो इस कंसेप्ट को कहा गया संडे फादर। संडे फादर मतलब कि जिस दिन साप्ताहिक अवकाश होती थी उसी दिन बच्चा इनको पापा बोलता था। तो ये संडे फादर का कंसेप्ट था। यहाँ भी हमारा पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर कॉस्ट जो था प्रोडक्शन में, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो लेबर कॉस्ट था वो भी बहुत कम होता था। तो कहा गया कि नहीं, ये भी ठीक नहीं है। तो 1881 का जो कानून था उसको चेंज करने के लिए दबाव पड़ा। तो ये सरकार क्या की कि 1881 के कानून को हटाई और इसको रिप्लेस की 1891 में। और इस कानून में बालक के एज को थोड़ा बढ़ाया गया और महिला के लिए प्रावधान रखा गया, उनके आवर्स ऑफ वर्क को फिक्स किया गया। फिर से हुआ कि अभी एडल्ट की कोई प्रावधान नहीं है, उनके लिए प्रावधान होना चाहिए। तो फिर से कारखाना अधिनियम को परिवर्तित किया गया 1911 में, और जब ये कारखाना अधिनियम आया तो इसमें चाइल्ड, वीमेन, एडल्ट सबके लिए प्रावधान आया। लेकिन फिर भी ये जो वर्किंग कंडीशन है उसको ओवरऑल ये नहीं डिस्कस कर रहा था, उसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा था। तो कारखाना अधिनियम का इतिहास जब देखते हैं तो 1924-34 इस समय, यानी टिल इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता तक अनेक बार कारखाना अधिनियम परिवर्तित हुए या संशोधित हुए। जब देश स्वतंत्र हुआ तो यह मांग की गई कि कोई बेहतर कारखाना अधिनियम पारित होना चाहिए, क्योंकि अब तो स्वतंत्रता हो गई। तो अब कोई बेहतर कारखाना अधिनियम हमारे लिए आना चाहिए। और पिछला जितने भी कारखाना अधिनियम या तो परिवर्तित किए गए या संशोधित किए गए वो परफेक्ट नहीं है, बेहतर नहीं है। तब सरकार डिसाइड की, भारत सरकार डिसाइड की कि नहीं, हम कारखाना अधिनियम जो है उसको समाप्त करेंगे, नया कारखाना अधिनियम लाएंगे। तो सितंबर 1948 में, सितंबर 1948 में यह कारखाना अधिनियम पारित हुआ और इसको 1 अप्रैल 1949 से लागू हुआ। 1 अप्रैल 1949 से इसको लागू किया गया, इंप्लीमेंट किया गया। जब एक कारखाना अधिनियम पास हुआ तो इस समय 11 चैप्टर्स थे, 11 अध्याय थे और एक शेड्यूल था। ग्यारह अध्याय और एक अनुसूची था। कारखाना अधिनियम चलते रहा, लेकिन 1984 में
1984 में भोपाल गैस इंसिडेंट हो गया, भोपाल गैस कांड हो गया। यूनियन कार्बाइड के जो कंपनी है, कारखाना था, उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड जो बनाया गया था उसका रिसाव हो गया था, हम लोग जानते हैं। अब जैसे ये भोपाल गैस इंसिडेंट हुआ, वहां इट बिकेम ए मैटर ऑफ डिस्कशन, ये चर्चा का विषय हो गया कि अगर कारखाना अधिनियम ठीक रहता, इसके सुरक्षा के प्रावधान बेहतर रहते, तो भोपाल गैस कांड नहीं होता। यानी देयर इज नेसेसिटी टू अमेंड द फैक्ट्रीज एक्ट, कारखाना अधिनियम 1948 को संशोधित करने की आवश्यकता है। तो अब हुआ कि नहीं, कारखाना अधिनियम को संशोधित किया जाए। तो इन द ईयर 1986 में इसको बहुत मास लेवल पर अमेंड किया गया, संशोधित किया गया। और जब कारखाना अधिनियम पढ़ते हैं तो इसका चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इस तरह के चैप्टर थे। ये चैप्टर जो था, ये चैप्टर 4 जो था वही सेफ्टी से रिलेटेड था। और भोपाल गैस कांड हुआ, उसमें सेफ्टी पर ही क्वेश्चन मार्क किया गया कि सेफ्टी का प्रावधान ठीक नहीं है। तो जब संशोधन हुआ तो सेफ्टी से रिलेटेड स्पेशल प्रोविजन जोड़ा गया, और वो प्रावधान जोड़ा गया वैसे कारखाना के लिए जहां खतरनाक प्रक्रिया होते हों, चाहे वो आंशिक रूप से होते हों, किसी पार्ट में होते हों, या पूरे ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल अगर खतरनाक प्रक्रिया हो रहा है, तो उसके लिए चैप्टर 4A जोड़ा गया। तो यहाँ 4 के बगल में एक हजार्डस प्रोसेसेस के लिए, वैसे कारखाना जहाँ हजार्डस खतरनाक प्रक्रिया होती हो, उसके लिए यहाँ एक जोड़ा गया चैप्टर 4A। अध्याय 4A सम्मिलित कर दिया गया। इस तरह से हम टोटल अगर देखते हैं चैप्टर्स, तो टोटल चैप्टर्स हो जाते हैं 11 + 1 = 12। चैप्टर 1, 2, 3, 4, 4A, 5, 6 to 11। तो इस तरह से टोटल 12 चैप्टर हो गए। और एक शेड्यूल था, इसके साथ 2 शेड्यूल और जोड़ा गया, तो टोटल शेड्यूल की संख्या हो गई 3 शेड्यूल्स हो गए। यानी कि कारखाना अधिनियम 1948 में 1986 के अमेंडमेंट संशोधन के बाद कुल 12 चैप्टर हो गए और 3 अनुसूची हो गए। अभी केंद्र सरकार 2020 में क्या की कि कार्य की दशा पर एक संहिता बनाई और उसमें बहुत सारे कानून को एक साथ मर्ज किया है। जिस दिन वो लागू होगा, एक कारखाना अधिनियम भी उसका पार्ट बन जाएगा। तो एक संहिता बना, उसका नाम था या नाम है ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। इसमें इस कारखाना अधिनियम को मर्ज कर दिया गया है। एक पार्ट में इसको मर्ज किया गया है। इसके अलावा माइंस एक्ट मर्ज है,
प्लांटेशंस लेबर एक्ट मर्ज हैं और इंटर स्टेट माइग्रेंट लेबर, इस तरह से बहुत सारे कानून को हम लोग इसमें मर्ज किए हैं। टोटल 13-14 कानून मर्ज हो गए हैं, एमेलगेमेट हो गए हैं, और ये जितने कानून हैं उनके जो कॉमन प्रोविज़न है एक साथ रख दिया गया है। और उसके बाद कुछ स्पेशल जो प्रोविज़न है जो कारखाना के लिए ही होगा, माइंस के लिए नहीं होगा, वो अलग अलग पार्ट में रख दिया गया, अलग अलग चैप्टर के पार्ट में रख दिया गया। तो इस तरह से जब ये संहिता लागू हो जाएगा तो ये हम लोग देखेंगे, इस तरह से देखेंगे। लेकिन मोर और लेस जो पिछला प्रावधान है वही हूबहू है, उसमें कुछ में थोड़ी सी डाटा में, न्यूमेरिकल डाटा में चेंज आया है। जैसे कैंटीन के प्रावधान में थोड़ा चेंज आया है कि जहां 250 होता था वहां कम कर दिया गया है। तो इस तरह से थोड़ा मोड़ा परिवर्तन आया है, मैंने आ जाएगा जब ये लागू होगा कोड तो थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। लेकिन अभी चूंकि यही है 1948 ही है, तो हम लोग इसी का स्टडी करेंगे। अब है पहला क्वेश्चन कि कारखाना किसको कहेंगे, डेफिनेशन। तो डेफिनेशन का पार्ट है, लेकिन ये हम लोग को जानना चाहिए कि कारखाना अधिनियम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह मुख्य प्रावधान से पूछे जाते हैं। और मुख्य प्रावधान जो है वो चैप्टर अध्याय 3 से लेकर टू चैप्टर 8 अध्याय 8 तक मुख्य प्रावधान इसके वर्णित है। तो यहाँ अगर चैप्टर 2 to 8 अगर देखें तो 3 to 8, तो चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 4A, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 6, चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8। तो इस तरह से 7 चैप्टर दिखाई देगा जिसमें मुख्य प्रावधान है। और फर्स्ट जो चैप्टर है उसमें परिभाषा वगैरह दिया है। जो सेकंड चैप्टर है उसमें इंस्पेक्टिंग स्टाफ के बारे में दिया गया है। तो वो हम लोग देखेंगे। तो प्रश्न अगर हम देखें विगत वर्षों का जो पूछा गया है उसमें हम लोग देखते हैं कि कभी कभी परिभाषा भी पूछ दिया है। मुख्य प्रावधान ये 3 से और 8 के बीच में ये तो कोई ना कोई देगा ही, और साथ में परिभाषा भी दे दिया कि ये चीज़ का परिभाषा दीजिए, और तब कह दिया कि इसमें किसी चैप्टर को इंडिकेट करते हुए कि इसके प्रावधान को लिखें। और एक बार इंस्पेक्टिंग स्टाफ के बारे में भी पूछा है, तो हम लोग उसको भी देख लेंगे कि अगर इनकेस कि इसको भी इंक्लूड कर देता है तो हम लोग उसको भी लिख लेंगे, तो ये छोड़ेंगे नहीं। तो जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो हम लोग देखेंगे, इंस्पेक्टिंग स्टाफ के बारे में देखेंगे, और तब हम लोग अध्याय 3 से लेकर के अध्याय 8 तक के प्रावधान को देखेंगे।